My dear friends, welcome to learning session. I'm Himanshi and we are starting your brand new course and जिसमें हम आज आपका अकाउंटिंग की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस चैप्टर इज जस्ट गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन ऑन अकाउंटिंग. So let's get started. So first of all, introduction on accounting. So accounting, we all know that we are bankers, so of course we know about accounting, right? तो accounting क्या होता है? It's just a language of business जो basically हर एक लैंग्वेज की तरह ये लैंग्वेज क्या काम करती है? कम्युनिकेशन का काम करती है ऑफ reports of financial performance, financial health of the organization to its stakeholders. Now, here you have a definition given by American Institute of Certified Public Accountants, जो कि क्या कह रहे हैं accounting को? That it is the art of recording, classifying and summarizing transaction and events, especially those of financial nature in terms of money, interpreting the result thereof. तो क्या कहना चाह रही है? अकाउंटिंग क्या है? इट्स जस्ट कि हम अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंड लेजर के थ्रू. देन वी क्लासिफाई दोस ट्रांजेक्शंस इन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एंड वी समराइज देम एंड वहां से बैलेंस शीट एंड पीएनएल के थ्रू हम उसको इंटरप्रेट करते हैं एंड अपने डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है ये अकाउंटिंग. So next off we have a major concept, a very important concept, that is the difference between bookkeeping and accounting. Now we all have heard of these terms, bookkeeping and accounting, and सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है ये दोनों सिमिलर हों, बट इट्स नॉट द केस. बुककीपिंग क्या होता है? बुककीपिंग इज जस्ट अ प्रोसेस जहां पर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो. अकाउंटिंग का पार्ट है बुककीपिंग, बट अकाउंटिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट. अकाउंटिंग में काफी चीजें इन्वॉल्व होती है. रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको समराइज करते हो, देन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, उसके रिजल्ट निकालते हो. तो बुक कीपिंग इज जस्ट अ नैरो कॉन्सेप्ट जिसमें हम सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने तक डील करते हैं. बट अकाउंटिंग क्या है? उसको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, अंडरस्टैंडिंग एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेना. नो, दिस होल थिंग इज द अकाउंटिंग प्रोसेस. तो ये हमारा डिफरेंस हो जाता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिकॉज अकाउंटिंग में हम कर क्या रहे हैं? अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं. सो वी शुड नो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है. सो वी हैव बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जिसमें एसेट एंड लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन हम देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस डालते हैं, एंड देन वी गेट द फाइनल रिजल्ट, हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस बनता है. एंड नेक्स्ट वी हैव चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ दिस इज रिलेटेड टू कि आपका कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो किस किस फील्ड में हुआ है. एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो सकता है आपका, लाइक जो भी इक्विटी के पार्ट्स के रिलेटेड चेंजेस है, बिगिनिंग में क्या था एंड नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज बैलेंस शीट एंड पीएनएल में हमें सिर्फ लाइन आइटम्स की अमाउंट्स दी होती है, उनकी डिटेल्स उनको एक्सप्लेन करना, उनके रिलेटेड डिस्क्लोजर, ये सब काम पे होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स में, जहाँ पे हम अपनी पॉलिसीज को डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल देते हैं अपने बैलेंसेस के बारे में एंड सो ऑन. नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या है? कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आज क्या है, हमने कैसा एक पर्टिकुलर पीरियड में परफॉर्म करा है. ठीक है. नेक्स्ट है द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो किन यूजर्स के लिए कर रहे हैं? नाउ वी हैव द यूजर्स. सबसे पहले तो हमारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हम बना रहे हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बिजनेस एसोसिएट्स जो हमारे साथ डील कर रहे हैं, दे वांट टू सी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स, बैंक्स जो हमें फाइनेंस कर रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें फाइनेंस कर रहे हैं. सो दीज ऑल पीपल आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Next, we have accounting as the language of business. Now, we discussed in the beginning that accounting is just a language and it helps in communication, right? तो communicate करने में ये कैसे help करती है? हमें financial result बताती है, profit या loss, financial position बताती है कि आपकी एक particular date पे आपकी इतनी assets हैं, आपकी इतनी liabilities हैं. And what is the aim here? The aim is कि आपकी जो financial पोजीशन है, जो आपकी स्टेट ऑफ अफेयर है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाए, जो कि एक्चुअली है वही आपको दिखाया जाए. एंड अकाउंटिंग में इन्वॉल्व क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन जो कि हम जर्नल एंड लेजर के थ्रू करते हैं. देन वी क्लासिफाई देम थ्रू ट्रायल बैलेंस, समराइज एंड इंटरप्रेटिंग, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जब भी आप अकाउंटिंग करने
करने लगते हो, ठीक है। नाउ वी हैव सो मेनी कंपनीज दैट आर डूइंग अकाउंटिंग। एक यूजर हो सकता है अलग अलग लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हो, ठीक है। अब उसको समझने के लिए एक स्टैंडर्ड, एक कंसिस्टेंट रूल्स होने जरूरी है, बिकॉज अगर हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से बनाने लगी देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू इंटरप्रेट एंड फॉर द प्रिपेयरर्स ऑल्सो, कि वो क्या रूल लगाए। हर बंदा अपने अलग अलग रूल लगाएगा, तो इसलिए स्टैंडर्ड रूल्स हमने बनाए दैट आर कॉल्ड द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो कि इंश्योर क्या करते हैं, हमारा कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ऑन अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि हम सबसे पहले हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है, हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज जो है, वो हमें अच्छे से प्रॉपर मैनर में दिख जाए। एंड वो उसके टू रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ कंपोनेंट्स में क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले आ जाती है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। जब भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने वाले होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफाई किस फॉर्म में करेंगे कि इज दिस इनकम या एक्सपेंस या फिर एसेट या लायबिलिटी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन का। और रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड देन उसकी सब्सिक्वेंट पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट व्हेन वी आर डन प्रिपेयरिंग जर्नल एंड लेजर, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज में हम क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस में हम अपने सारे बैलेंसेस को लेते हैं एंड फ्रॉम दैट ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। सबसे पहले आप क्लासिफाई करोगे, देन आप रिकॉर्ड करोगे, देन आप समराइज करोगे एंड देन फाइनली जब आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर चुके हो, देन वी इंटरप्रेट करते हैं हम कि हमारा प्रॉफिट कितना है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, या फिर मेरे एसेट्स में क्या इंक्रीज है, या ऐसी कुछ भी चीजें हैं, हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड वी सी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। गॉट इट। सो नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने अभी अकाउंटिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अकाउंटिंग के फीचर्स को समझे, राइट। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट वी रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज, राइट। एंड समराइज करने के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतना हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाली हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मोनेटरी ट्रांजेक्शन है हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मोनेटरी को हम कंसिडर भी नहीं करते, राइट। एंड ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करते ना। नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, फॉर एग्जांपल योर एफिशिएंसी ऑफ योर एम्प्लॉयज। कंपनी के एम्प्लॉयज कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं, इस चीज को हम नहीं रिकॉर्ड करते इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चीज के हमें बिल्कुल इस चीज को कंसिडर नहीं करते। हम जो भी फाइनेंशियल पार्ट है, जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड फाइनेंशियल पार्ट क्या है, उनकी सैलरी जो हमें पे करनी पड़ती है या उनको जो हमें बोनस देना पड़ता है, वी कंसिडर दोज पार्ट्स बट वी डू नॉट कंसिडर द नॉन फाइनेंशियल पार्ट, दैट इज एफिशिएंसी या वो कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम कंसिडर नहीं करते, राइट। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। इंटरप्रेटिंग में क्या होता है कि जब आपने रिकॉर्ड कर लिया, सिर्फ रिकॉर्डिंग तक का पर्पस नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ बैलेंस शीट बना के छोड़ दिया, उसके बाद उसमें क्या जरूरी रहता करना, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेना हमने। नेक्स्ट आता है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है, सबसे पहले एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम मेंटेन करना चाहते हैं, देन वी विल रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। जो भी हमने काम करे हैं उसका रिजल्ट क्या है, मेरे को प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है, ये सारे रिजल्ट हम देखना चाहते हैं। देन मेरे बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या मेरी एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, मेरी लायबिलिटीज कम हुई है या नहीं हुई, मेरे बिजनेस में इक्विटी की क्या पोजीशन है करंटली, मैं अपने स्टेक होल्डर्स को बेटर प्रॉफिट दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, ऐसी सारी चीजों को हम असरटेन करते हैं। एंड बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा बिजनेस लास्ट ईयर से ग्रो करा है या नहीं करा है, ये सारी चीजें हम इंटरप्रेट करते हैं एंड उसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका मन करे ना करे बनाने का, बट यू हैव टू प्रिपेयर बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को जो जो लॉज कंसर्न है, जो जो लॉज उनको रेगुलेट कर रहे हैं, दे
रिक्वायर यू टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे बैंक्स के ऊपर बैंक वालों का एक्ट लगाता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अगर कोई कंपनी है तो वहां पे कंपनीज एक्ट बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो इट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। इवन इनकम टैक्स ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारी लॉ की रिक्वायरमेंट है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा पर्पस भी हो गया अकाउंटेंसी का कि हमें क्यों करनी है अकाउंटेंसी। नाउ एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है बिकॉज आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज दैट इट सर्व्स यूजर्स विद लिमिटेड अथॉरिटी और रिसोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं बट उनकी लिमिटेड अथॉरिटी है, वो जाके हमारे अकाउंट्स चेक नहीं कर सकते, वो आके देख नहीं सकते कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो वो हमारी अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जिन लोगों ने पैसा लगाया हमारे बिजनेस में, जिनका पैसा लगा, तो दे ऑल ऑब्वियसली वांट टू नो कि हाउ यू आर डूइंग विद देयर मनी। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिंग, कंपेयरिंग, इवेल्युएटिंग अर्निंग पावर। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। क्रेडिटर्स, दे वांट टू नो कि आप कितना आप कितनी फाइनेंशियल अर्निंग पावर रखते हो, आप उनको कितना पैसा वापस कर सकते हो। बैंक्स वांट टू नो दिस दैट आपसे, आपको अगर वो लोन दे रहे हैं तो आप लोन पे कर पाओगे भी या नहीं, या फिर अगर आपको ऑलरेडी लोन दिया हुआ है तो आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं है। तो ये बैंक भी जरूरी देखता है। जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी, शेयर होल्डर्स ने जिन लोगों को पावर दी है बिजनेस को चलाने की, वो अच्छे से उस चीज को यूज कर भी रहे हैं नहीं, मैनेजमेंट हमारी अच्छी है भी या नहीं, या फिर हमारी पॉलिसीज चेंज करने वाली, ये भी हेल्प करता है हमें देखने में। नेक्स्ट आता है फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे आप डिसीजन ले सकते हो। नाउ हियर वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग से लेके कैसे अकाउंटिंग इन्वॉल्व हुई है थ्रू डिफरेंट फेजेस। नाउ फर्स्ट ऑफ वी हैड स्टूअर्डशिप अकाउंटिंग। स्टूअर्डशिप अकाउंटिंग बेसिकली क्या था कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती थी इन ओल्ड टाइम्स, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू हायर स्टूअर्ड्स हु विल मैनेज देयर प्रॉपर्टीज फॉर देम। एंड नाउ इफ समवन इज मैनेजिंग माय प्रॉपर्टी फॉर मी, मुझे उस पर्सन से रिपोर्ट्स चाहिए टाइमली कि हाँ कैसा परफॉर्मेंस चल रही है एंड कैसी काम चल रहा है, सब कुछ मुझे उससे चाहिए। तो दी स्टूअर्ड यूज टू गिव टाइमली, जैसे मंथली कह लो या ऐसे टाइमली बेसिस पे ये इनको रिकॉर्ड पीरियोडिकली इनको रिकॉर्ड प्रोड्यूस करके देते थे। तो दैट्स हाउ दिस फर्स्ट अकाउंटिंग स्टार्टेड, दैट वाज द स्टूअर्डशिप अकाउंटिंग। एंड देन इसी से हमारी फर्दर अकाउंटिंग जो है इवॉल्व हुई है। देन स्टूअर्डशिप अकाउंटिंग डेल्ट विद वन पर्सन रिपोर्टिंग टू अनदर पर्सन, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज बन गई, लार्ज स्केल बिजनेसेस हो गए, जहाँ पे शेयर होल्डर्स तो हैं एक, मतलब या शेयर होल्डर्स तो अलग जगह पे बैठे हैं एंड कंपनी को चलाने वाले लोग अलग बैठे हैं, ठीक है। एंड उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म मेथड चाहिए था। तो इसलिए आगे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेवलप होगी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, शेयर होल्डर को इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू हम उनको प्रोवाइड कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी मेनली किससे डील करती थी? हमारी वो मेनली डील करती थी प्रॉफिट एंड लॉस से या एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करे तो कॉस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया, क्योंकि कॉस्ट बिजनेस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज प्रॉफिट हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो कॉस्ट को असरटेन करना की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे रिकॉग्नाइज हुई एंड उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, जिसे कि क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। एंड इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग एक्शंस कि हाँ हमारी कहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है, कहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें वो देखने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी तक जो भी तरह की अकाउंटिंग चल रही थी इट डेल्ट विद पास्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो पुराना हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी जा रही थी ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बिल्कुल नया प्रैक्टिस है, एक नया प्रिंसिपल है, जिसमें क्या डील करा जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजंस एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपकी पास्ट के बेसिस पे ही हो एंड इट ऑल्सो इंक्लूड फ्यूचर रिलेटेड इंसाइट्स एंड आपको उससे कैसे आपका प्रोजेक्ट कितना परफॉर्म करने वाला है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जब भी आप किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले होते हो तो उसमें एनपीवी एनालिसिस किया जाता है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस। एंड वहां पे आपको देख के बताते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम देखते हैं कि कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एंड उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन
इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन कि उनको फ्यूचर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है. नाउ द लास्ट पार्ट वी हैव इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है कि बिजनेसेस का पहले जो पार्ट था, पहले उनकी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, रिपोर्टिंग वॉज लिमिटेड ओनली टू द ओनर्स. ठीक है, हमें ओनर्स को रिस्पॉन्स करना होता था. बट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो कंपनीज आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. तो सोसाइटी उनको बोलती है कि आप हमसे अर्न कर रहे हो तो आप हमको वापस क्या कर रहे हो, या आपके एक्शंस का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो कंपनीज की एक ऑब्लिगेशन बन गई सोसाइटी को भी रिपोर्ट करने की. तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाएगी, जिससे बेसिकली वो बताते हैं कि क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ है या कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या करा है, क्या अच्छे काम करे हैं, कुछ भी है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली किस चीज में डील करती है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एक एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करा गया है यहाँ पे. ठीक है, एंड उनकी वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है बिजनेस में. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ये होता है. तो बेसिकली जो हमारी पुरानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, ठीक है, जो जस्ट डील करती थी विद द फाइनेंशियल मैटर्स, उसमें एम्प्लॉयज की वैल्यू को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था बिकॉज इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है. बट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या करा, उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करा एंड उसके बारे में अकाउंटिंग करी जाती है कि कैसे उस एसेट को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं या उसका क्या क्या फायदा है हमें. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. नाउ बिजनेसेस में इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आपकी एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज, आपके प्रॉफिट्स इफेक्ट होते हैं उससे. ठीक है, एंड यू वांट टू सी द रियल पोजीशन. ठीक है, रियल में आपको कितना हुआ है विदाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो अगर एक स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है ना, स्टील इंडस्ट्री एक साल में उसकी थी मान लो सिर्फ 10 करोड़ की टर्नओवर थी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मान लो इसकी 10 करोड़ की ही टर्नओवर थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में स्टील के प्राइसेस बहुत हाई चले गए एंड टर्नओवर इसकी 10 करोड़ से बढ़ के मान लो ड्रास्टिक चेंज आ गया, मान लो 50 करोड़ होगी टर्नओवर. ठीक है, नाउ टू अ नॉर्मल पर्सन इट विल सीम कि हाँ इन्होंने 40 करोड़ का ग्रो करा है. ठीक है, बट अगर हम इन्फ्लेशन वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन को छोड़ दे तो ऐसा लगता है कि 40 करोड़ की ग्रोथ कर ली बिजनेस में एक साल में, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी. लेकिन अगर आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे, जो प्राइसेस के इतना हाई एक साल में प्राइसेस इतने हाई हो गए उसका इफेक्ट लोगे, तो मान लो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बिजनेस ने जो ग्रो करा है इट वॉज जस्ट 20% या जितना भी परसेंट. तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से हमें एक्चुअल पोजीशन पता लगती है, रियल ग्रोथ या रियल पोजीशन पता लगती है. तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी जरूरी हो जाती है. इट हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस एंड इट हेल्प्स इन करेक्टिंग द ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, कि इन्फ्लेशन का पार्ट रिमूव करके हमने एक्चुअली प्रॉफिट कितना अर्न करा है. ओके, सो दिस इज अनदर थिंग वी हैड इन अकाउंटिंग. तो हमारे सारे टाइप ऑफ अकाउंटिंग हमने देख लिया. नेक्स्ट वी हैव न्यू अकाउंटिंग सिस्टम. अब हमारे पास न्यू अकाउंटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वैल्यू अकाउंटिंग. वैल्यू अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर बना है, मान लो प्रोडक्ट ए अगर बना है, तो ए प्रोडक्ट में तीन एलिमेंट है, लाइक मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई एंड मटेरियल जेड. तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि मटेरियल एक्स ने कितना परसेंट इंक्लूड करा है, वाई ने कितना करा है एंड जेड ने कितना करा है, ताकि मेरे को एक्चुअली पता लग सके कि किसका एक्चुअली कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड उस अकॉर्डिंग में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर पर्सन को, कोई भी चीज हो सकती है, राइट, पर्सन भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एलिमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो हर एक कंट्रीब्यूटर को मैं अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकूं एंड उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डिसीजंस ले सकूं. नाउ कंट्रीब्यूशन कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, बिकॉज टेंजिबल में क्या हो सकता है कि एक पर्सन ने लाके इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में, है ना, तो ये मेरे को दिख गया कि उसका टेंजिबल कंट्रीब्यूशन है, उसने पैसा लगा दिया. अभी दूसरी तरफ ये हो सकता है कि एक पर्सन को मार्केटिंग की बहुत अच्छी समझ है, उसने बिजनेस की ब्रांडिंग करी जिससे हमारी टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गई. ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो टेंजिबल उसने ऐसा कुछ नहीं लाया, बट हिज स्किल्स, उस पर्सन की स्किल्स जो कि इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन है, उसने हमारी काफी हेल्प करी. तो इस वैल्यू अकाउंटिंग क्या करती है, दोनों तरह की कंट्रीब्यूशन को ट्रैक करती है. ठीक है, एंड देयर कैन बी मल्टीपल कंट्रीब्यूटर एंड हर एक पर्सन का शेयर जो है हम उस अकॉर्डिंग, उसके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वी हैव फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या है कि हमारे बुक्स में क्या होता है कि काफी पुराने पुराने सालों के एसेट्स या लायबिलिटी रिकॉर्ड पड़े रहते हैं, ठीक है। एंड हमें लग रहा है कि मैंने 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले मैंने एक एसेट खरीदी थी 5 लाख की, तो मेरे को लग रहा है कि मेरी बुक्स में 5 लाख की एसेट पड़ी है, बट अगर एक्चुअली देखा जाए तो वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज मान लो है 20 लाख रुपए, ठीक है। 20 लाख रुपए उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो चुकी है, लेकिन मेरी बुक्स में क्या है अभी भी 5 लाख पर ही दिख रही है। तो इससे क्या रहा है कि एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लग पाती, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे चलते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया दैट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हम करें कि एक्चुअली जो एसेट्स लायबिलिटीज हमारे पास पड़ी है उनकी वैल्यू क्या है, उनकी करंट मार्केट वैल्यू हम देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम ये नहीं देखते कि इंटेंशन क्या है होल्डर की, मीन्स अगर लैंड पड़ा है हमारी बुक्स में तो मैं उसकी फेयर वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं करने जाऊंगी कि हाँ कि मैंने उसको एक्चुअली बेचना ही है एंड इसलिए मैं फेयर वैल्यू कर रही हूँ, एंड क्योंकि मेरी इंटेंशन ये है कि मैंने सेल नहीं करना इसलिए मैं उसकी फेयर वैल्यूएशन नहीं करूंगी। हमारा इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट देखना है कि आज की एक्चुअल वैल्यू क्या है, सो उससे हमारी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हो जाती है। एंड फेयर वैल्यू के लिए हमारे पास अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, लाइक मार्केट अप्रोच, मींस अगर आज मैं इस पर्टिकुलर एसेट को मार्केट में बेचने जाऊं तो कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज द मार्केट अप्रोच। नेक्स्ट वी हैव इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या होता है कि इस एसेट को अगर मैं कॉन्टिन्यूसली यूज करती रहूं एंड मान लो इसकी लाइफ है 5 ईयर्स, तो मैं 5 साल तक अगर इसको यूज करूंगी तो मुझे ये कितनी इनकम लाकर देगी एंड वो सारी इनकम की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो उस चीज को यूज करके भी हम मेजर कर सकते हैं फेयर वैल्यू, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच कब यूज होती है, जब हमारे पास ना मार्केट वैल्यू अवेलेबल है ना हम इनकम का एस्टिमेट लगा पाते हैं। देन वी हैव द लास्ट ऑप्शन दैट इज कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी है एंड फ्यूचर में कितनी कॉस्ट लगने वाली है इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, एंड उसके बेसिस पे हम इसकी आज की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो करंट वैल्यू अकाउंटिंग से क्या होता है, हमें रियल पोजीशन मालूम पड़ती है एंड हमारे डिसीजंस जो है वो बेटर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम करंट वैल्यू अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं बिकॉज हम आज की वैल्यू ही देख रहे हैं। सो दिस वाज द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। तो हमारे ये टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी हो गए, न्यू अकाउंटिंग सिस्टम, वैल्यू अकाउंटिंग एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, की जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अलग अलग तरह के अकाउंटिंग हमारे पास है, राइट। सो वो इवॉल्व कैसे हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो एंशियंट टाइम्स में जब ग्रीक्स, रोमन ये लोग होते थे, दे हैड रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड उनका काफी अच्छा रिकॉर्डिंग सिस्टम था। तो इट शोज कि अकाउंटिंग इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू, इट हैज ऑलवेज बीन देयर इवन इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है 13th and 14th सेंचुरी, जो कि मेजर हम कह सकते हैं एक टाइम था जहां पे डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट करा था लुका डी पेचियोली ने, जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कह सकते हैं अकाउंटिंग के, बिकॉज ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसने डबल एंट्री सिस्टम बनाया था एंड दैट काइंड ऑफ वाज स्टेपिंग स्टोन फॉर ऑल द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस दैट वी फॉलो नाउ। तो ये फेज काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आया था कि जब जो ये डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट करा लुका डी पेचियोली ने एंड उसको फर्दर हमने यूज करा हमारे ट्रांजेक्शन्स में। देन हमारे पास आ गए 16th and 17th सेंचुरी में, जब इंग्लैंड एंड हॉलैंड ने इन्होंने भी अपने लेजर अकाउंट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा। देन 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा ग्रो करी, तो हमारे अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी बिजनेस बढ़ता है तो अकाउंटिंग उसके साथ ही आती है, राइट। तो 19th सेंचुरी में ये काफी ग्रो हुई एंड 20th सेंचुरी में हमारे क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह डेवलप होने लग गए, तो फिर हमारे करंट जो आज की प्रैक्टिसेस हैं अकाउंटिंग की, लाइक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ये सारी चीजें डेवलप होगी। सो दिस इज हाउ द अकाउंटिंग हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड। दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये कुछ पीरियड्स या फेजेस लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट वी हैव इंडिया का हिस्टोरिकल अकाउंटिंग कैसा रहा है। तो इंडिया में भी अकाउंटिंग जो है वो काफी टाइम से है एंड साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि it has been practiced in India 20 centuries ago। जैसे कि हमारे किंग चंद्रगुप्त के रिजीम में भी कौशल्या उनका जो मिनिस्टर था, ही यूज्ड टू राइट अर्थशास्त्र, वो उसमें अकाउंटिंग करता था एंड नाम के बेसिस पे काफी अकाउंटिंग मेथड है, महाजनी, मारवाड़ी या देसी। सो ऐसे अकाउंटिंग मेथड इंडिया में भी काफी टाइम से यूज होते आ रहे हैं एंड अकाउंटिंग की प्रैक्टिस इंडिया में भी काफी टाइम से होती आ रही है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑन अकाउंटिंग एंड नाउ वी विल गो अहेड एंड सी कि अकाउंटिंग में हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।